हाय फ्रेंड्स। आज हम अपने थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये कुछ हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं जिस पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये इंस्टा का चैनल है, ई गुरुकुल वन, जहाँ पे आप यूट्यूब पे हमसे जुड़े हुए हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है इन नंबर पे। ये हमारा ईमेल आईडी है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो क्वेश्चंस लिख के भेज सकता है, हम उसको जरूर जवाब देंगे। ये तो एक कांटेक्ट डिटेल थी। जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि अब पढ़ाई का समय है और आप पढ़ने में थोड़ा सा अपने आप को मूव ऑन करें। पिछले टाइम में आपने क्या पढ़ाई करी है इम्पोर्टेंट नहीं है, लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूरी है कि बचे हुए टाइम में आप कैसे परफॉर्म करते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए आप कंटिन्यू रहें चैनल पे और कनेक्टिविटी बनाए रखें। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग देख रहे हैं लाइक कर लें, शेयर कर दें, या उन लोग नीडी लोग बच्चों को रेफ़र कर दें जो पैसे की कमी की वजह से किसी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन पढ़ाई की ज़रूरत तो उनको भी है और इसमें आपका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जो लोग देखते हैं हमारे चैनल को, या जो जिनको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, या जिनको लगता है कि हम सही पढ़ा रहे हैं और ये दूसरे को नॉलेज ट्रांसमिट होनी चाहिए, तो रिक्वेस्ट है थोड़ा सोशल काम करें और दूसरे बच्चों को रिकमेंड करें कि वो हमसे जुड़े और अपनी एजुकेशन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। तो ये कांटेक्ट डिटेल है जिनको आप देख सकते हैं। ये इंस्टा पे हमारा चैनल है, ये टेलीग्राम पे चैनल है, सब सेम नाम से ही है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। जो यूट्यूब पे है वहीं पे आप सब लोग जुड़ सकते हैं। जो लोग बच्चे अभी नए जुड़े हैं और उन्होंने हमारे पिछले लेक्चर 2 नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक हैं, उनको आप देख सकते हैं और उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इन नंबर्स पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम समय निकाल के आपको ज़रूर जवाब देंगे। जवाब ज़रूर आएगा, इस बात की गारंटी है। बाकी आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप कितना डेडिकेटली इसको कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो ओम्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि इसमें एक छोटा क्वेश्चन, 2 छोटे क्वेश्चन, या हो सकता है कभी कभी 3 भी छोटे क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल, एक बड़ा क्वेश्चन, ये आपके सामने रखा होगा। तो मान लीजिए कम से कम 2 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि इसको आप ज़रूर पढ़ें ध्यान से, और इसमें काफ़ी कुछ आने वाला है, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है। बच्चों, ये साइंटिस्ट थे ओम, इनका इलेक्ट्रिकल में काफ़ी अच्छा काम रहा है, बड़ा रिकग्निशन मिला है इनको। और रिकग्निशन जिस चीज़ के लिए मिला है उसमें से एक चीज़ ये भी है। ये क्या है, इन्होंने ओम्स लॉ क्या दिया था, ऐसी क्या चीज़ें हैं। हमने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि करंट में 2 चीज़ें होती हैं जब करंट की बात करते हैं। एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं,
कहीं पे डेल्टा वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा। वी और डेल्टा वी कुछ भी लिखा है, मीनिंग आप यही समझिएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा हमारा था जिसको हम लोग बोलते थे करंट। तो ये ओम्स ने इन दोनों क्वांटिटी, करंट जिसको हम लोग आई बोलते हैं, इसमें एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था। और ये रिलेशनशिप में फाइंड आउट करने में इनको टाइम भी काफ़ी लगा था, और इसकी वजह से ये रिकॉग्नाइज्ड भी हुए। क्या था ये रिलेशनशिप, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन्होंने एक सर्किट पे काम किया। उस सर्किट पे इन्होंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगाया। इस रेजिस्टेंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये चीज, ये क्या था, एक बल्ब था या कोई भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सेल लगाई, इस सेल को उन्होंने बार बार चेंज किया। किसको, मान लिया पहले बार उन्होंने सेल लगाई जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, तो इसमें देखा इन्होंने करंट क्या आ रही है, I1 आ रही है। फिर इन्होंने V2 लगाया तो I2 करंट आ गई। इन्होंने V3 लगाया, I3 करंट आ गई। V4 लगाया तो ये क्या हुआ, I4 करंट आ गई। इस तरीके से ये इन्होंने क्या हुआ कि ये करंट का मेजरमेंट करते रहे, और करने के बाद क्या हुआ, एक रिलेशनशिप पे पहुंचने के लिए इन्होंने क्या किया, पहले तो ऐसे देखा, ये देखा कि ये अगर इससे बड़ा है तो ये करंट की वैल्यू बढ़ रही, ये और बढ़ाया, ये करंट की वैल्यू बढ़ रही, और बढ़ाया, करंट की वैल्यू बढ़ रही। तो इन्होंने देखा जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन इससे इनको कोई रिलेशनशिप नहीं मिला। तब इन्होंने क्या किया, इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना चालू किया। V1 I1 ये निकाली वैल्यू, फिर V2 I2 निकाली, फिर V3 I3 निकाली, फिर V4 I4 निकाली। ये वैल्यू जब ये निकाल रहे थे तो उन्होंने देखा ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रही थी। ऑलमोस्ट सेम, ध्यान रखिए, ऑलमोस्ट सेम वर्ड यूज कर रहा हूं, सेम नहीं यूज कर रहा हूं, ऑलमोस्ट इक्वल। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल आ रही थी। तब इन्होंने कहा कि भाई जो करंट होती है किसी भी सर्किट में, वो क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसका, करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट घटेगी बच्चों। तो ये जो रिलेशनशिप ये फाइंड आउट करा, ये रिलेशनशिप को इन्होंने दूसरी तरीके से इंटरप्रेट किया कि V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या कहा, ये V अपॉन I क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट हो गया, उस कांस्टेंट को इन्होंने बोला क्या है, R। और R क्या है, इसको बोला गया रेजिस्टेंस। क्या बोला गया, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट अगर कभी निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे कि उसमें कितना अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें कितनी करंट बह रही है। इसके रेशियो को हम निकाल करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस क्या है। अब एग्जांपल के लिए हम बोलते हैं, यहाँ पर पहली बात तो इसकी यूनिट को देखते हैं, फिर हम एग्जांपल भी देते हैं। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट ऑफ V, यूनिट ऑफ V अपॉन यूनिट ऑफ I। तो इसकी होती है वोल्ट, इसकी होती है एम्पियर। ये इसकी यूनिट हो गई, या इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर इनवर्स, ये लिख सकते हैं। लेकिन इन भाई सब के सम्मान में, जॉर्ज सिमोन ओम के सम्मान में, इसको बोला गया ओम। क्या बोला गया, ओम।
और इसको रिप्रेजेंट किया गया इससे, इस साइन से। तो जब भी कभी हमको कोई भी रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओम से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओम से रिप्रेजेंट करेंगे। वोल्ट एम्पियर इनवर्स ओम कहते हैं और ओम को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमने कहा कहीं पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये मेथड नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 ओम, ये काफी है। और इससे हमको कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस दिया होता है और ये साइन दिखता है तो हम पहचान लेते हैं क्या दिया गया, रेजिस्टेंस दिया गया। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज तो आपके पास ये थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कि हमने आपसे कहा कि किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। कह रहा है कि एक सर्किट है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड है वो 5 वोल्ट का है एंड करंट इन सर्किट कितनी है? 2 एम्पियर है। क्या है ये? एम्पियर ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूजन ना हो। ये एम्पियर के सम्मान में लिखा जाता है, यूनिट है, और ये वोल्ट की। तो करंट को हम क्या कहते हैं? कूलाम अपॉन सेकेंड, ये लिखा जाता है। सेकेंड इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, या और एम्पियर या ए ऐसे। और इसको हमने आपको बता ही दिया है कि रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि ये हमको दिया हुआ है, तो सर्किट के सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है, इट इज ए क्वेश्चन। तो आपको पता है V अपॉन I इज इक्वल टू क्या होता है? R होता है। V क्या है आपका? 5 वोल्ट है, और ये कितना है? हाउ मच? 2 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? 2.5 वोल्ट एम्पियर इनवर्स और 2.5 ओम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सर्किट में कितना रेजिस्टेंस काम कर रहा होगा? सर्किट में रेजिस्टेंस काम कर रहा होगा 2.5 वोल्ट। बात समझ में आई? बड़ा सिंपल काम है कि किसी भी सर्किट में अगर हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम देखेंगे उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है और उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो जितना करंट फ्लो करेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे किसमें? पोटेंशियल डिफरेंस में। हमको उस सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो ओम्स ने क्या दिया था? 2 फिजिकल क्वांटिटी ये लिखी हुई है। ये 2 फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, V और I। ये देखिए V है, यहाँ पर ये करंट फ्लो कर रही है, सपोज I1 करंट फ्लो कर रही है। फिर इन्होंने 2 सेल लगा दी। क्या बढ़ा रहे? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं। अगर एक का V है, 2 का 2V हो जाएगा। 3 का लगाएंगे तो फिर करंट फ्लो करेगी इसमें, ये करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, दूसरी आ जाएगी। ये V लगा दिया, फिर से हमने यहाँ पे 3 गुना कर दिया तो करंट भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से क्या कह रहा है? ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कह रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। ध्यान रखिए। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है
लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस का जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि सर्किट का टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े। तो ये कंडीशन लगेगी है कि फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज ना हो। तो ओम्स लॉ में कंडीशन क्या है बेटा? ओम्स लॉ क्या है? अंडर कंडीशन है, अंडर कंडीशन, अंडर कंडीशन है बच्चों, ये दिमाग में रखिएगा। अंडर कंडीशन ये बना है कि देयर इज नो चेंज, नो चेंज इन फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस क्या क्या है बेटा? लेंथ ना चेंज हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज ना हो, टेम्परेचर चेंज ना हो और मटेरियल चेंज ना हो। ये चीजें चेंज नहीं है तो हम इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और ये लॉ लागू होता है। ध्यान रखिए इन चार चीजों को कांस्टेंट रखते हैं। लेंथ, ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ना क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का चेंज हो, ना लेंथ चेंज हो, ना टेम्परेचर चेंज हो और ना ही मटेरियल चेंज हो। कोई नया हम तार ना ले लें, कोई नए मेटल का तार ना ले लें, तो ये चीज चेंज नहीं है, तब ये कंडीशन लागू होती है, अदरवाइज नहीं। तो क्या कहता है कि टेम्परेचर रिमेन द सेम, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर एंड द मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर ये चेंज हो गई तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट में वैल्यू नहीं आएगी आपकी। आप जो एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, घर पे कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, आराम से घर में कर सकते हैं। इसमें करा क्या जाता है वो भी हम आपको बता दें। ये एक सर्किट है, इस सर्किट में एक हम एमीटर लगा देते हैं और एक हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा जाता है, हम इसकी रीडिंग लेते जाते हैं, इसकी रीडिंग लेते जाते हैं, इसकी दोनों की रीडिंग लेते जाते हैं और इसको चेंज करते जाते हैं। ये चेंज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये नहीं चेंज होगा तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही चीज यूज करी जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वोल्ट मीटर, यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं और इनकी सेल को बार बार चेंज करके हम क्या करते हैं, बार बार चेंज क्या संख्या बढ़ाते रहते हैं। तो उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, वैल्यूज जो आती है नोट करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, फिर से एक बार बात करते हैं। ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट flowing through the metallic conductor is directly proportional to the potential difference across the end, provided that temperature remain constant, length remain constant, cross section remain constant, temperature remain constant, material remain constant। और इनको हम कहते हैं फिजिकल कंडीशंस। ये क्या कहलाती हैं? दीज आर कॉल्ड फिजिकल कंडीशंस। इनको क्या बोलते हैं हम? फिजिकल कंडीशंस बोलते हैं, फिजिकल कंडीशंस। ये कांस्टेंट रहती हैं, कांस्टेंट है, जो भी है ये कांस्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा। फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। अब आ जाते हैं, बात करते हैं आगे की। तो यहां आ गया V इज प्रोपोर्शनल टू I, V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। I फर्स्ट कांस्टेंट को रेजिस्टेंस बोलते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पर पोटेंशियल अगर निकालना है तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों चीजें अगर पता है। और इसे ही रिलेशनशिप को हम कहते हैं ओम्स लॉ। यही रिलेशनशिप जो हमने एस्टेब्लिश करी है, इसी को हम बोलेंगे ओम्स लॉ। समझेंगे बच्चों? तो नेक्स्ट आते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है?
एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। जैसे बड़ा सिंपल, इसको फिजिक्स उससे दूर रखते हैं। जैसे क्लास में एक बच्चे से बोला जाए तुम 2 किलो का भार उठाओ, वो कहेगा हम नहीं उठाते। दूसरे से बोला जाए चल 2 किलो का भार उठा देते हैं। तीसरे से बोला जाए पहले 2 किलो का भार उठा के तुम फेंक ही देंगे। तो क्या है, ये तीनों बच्चों के अंदर क्या था, एक की कैपेबिलिटी कम थी, उसने मना कर दिया। दूसरे की ठीक 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 थी, उसने क्या कर दिया कि यार 2 किलो का भार तुम उठा सकते हैं, चलो उठा लेते हैं। तीसरे की पावर और ज़्यादा थी, उसने उठा के फेंक दिया। तो क्या है, उस काम को करने के लिए रेजिस्टेंस था उनके पास, किसी के पास कम था, किसी के पास ज़्यादा था। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हर एक की टेंडेंसी होती है। कोई हर काम के लिए मना करता है, ये उसकी टेंडेंसी अपोजिंग है। अपोजिंगनेस, अपोजिंगनेस किसका अपोजिंगनेस, यहाँ पे क्या चीज अपोज हो रही है, किसके लिए अपोज हो रही है, वो हो रही है चार्ज फ्लो के लिए। किसके लिए? चार्ज फ्लो के लिए। अब ये फ्लो कैसे ऑब्स्टेकल बनते हैं, ये ऑब्स्टेकल कैसे जनरेट होते हैं, अब समझिएगा कि ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है। इसमें क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, पड़े हुए हैं। इस तरीके से, इस तरीके से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये इस तरीके से बहुत सारे से फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ये क्या है, घूम रहे हैं, कोई इधर कोई उधर, रैंडमली मूवमेंट कर रहा है, कोई फर्क नहीं है, कहीं भी घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इनके एंड पर क्या करा, पोटेंशियल अप्लाई किया, क्या किया बच्चों, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, सपोज ये प्लस एंड है, ये माइनस एंड है, तो ये एंड भी प्लस हो जाएगा, ये एंड भी माइनस हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या होंगे, एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ये क्या होंगे, ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, ये सारे के सारे। तो क्या होगा, नेट चार्ज फ्लो क्या होगा, बनने लगेगा। ये सब वन डायरेक्शन में हो जाएंगे, कहेंगे भैया इधर ही चलो, क्योंकि इधर मिलने वाला है कुछ प्लस है, इधर ये माइनस है, ये सारे प्लस हैं। तो ये क्या होगा, जब एक तरफ चल रहे हैं तो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, जब भीड़ एक तरफ भागती है तो स्टार्ट होता है कोलिजन। क्या चालू होता है, कोलिजन। कोलिजन किसके किसके बीच में होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स के बीच में, एंड एटम्स के बीच में। ये इन दोनों के बीच में क्या होता है, कोलिजन चालू हो जाता है। तो जब कोलिजन चालू होता है तो क्या होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। आप रास्ते में जा रहे हो, कोई नहीं मिला, आप आराम से चले जाओगे जहाँ जाना है। लेकिन पता चला आपका दोस्त मिल गया, आप उसके साथ खड़े हो गए। पता चला किसी से लड़ाई हुई थी, उसने आपको पकड़ लिया। तो क्या हुआ, एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो क्या होगा, आपका वही रास्ता देर में तय होगा और आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो ये लोग कौन थे, जो रेजिस्टेंस पैदा करे, चाहे वो आपका दोस्त था, चाहे वो आपका दुश्मन था, जो भी था। जैसे यहाँ पे दोस्त और दुश्मन का क्यों हमने दिया, तो ये देखिए क्या है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये एटम है, एटम न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। तो ये टकरा जाएगा जाके इससे आसानी से। तो कुछ चीज़ आसानी से भी हो सकती है, कोई डिफिकल्टी से भी हो सकती है। तो दोनों चीज़ें होंगी, इसलिए मैंने आपको दोस्त और दुश्मन का एग्जाम्पल दिया है बच्चों। तो ये कोलिजन होता है, जिस कोलिजन में एनर्जी वेस्ट होती है, और ये एनर्जी वेस्ट होने की वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, और इसी को हम स्टडी करते हैं, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है कि ब्लैक वाले जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, एटम है। ये शुरू में क्या होता है, रेंडमली मूवमेंट कर रहे हैं,
तो नेट चार्ज फ्लो इनके बीच में जीरो होता है, कुछ चार्ज फ्लो नहीं हो रहा होता है, जो एक कुछ इधर जाते हैं तो कुछ इधर चले, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, इस तरह से क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखते हैं और पूरे में इक्वली चार्ज स्प्रेड आउट होता है, या कह लीजिए बॉडी न्यूट्रल होती है। इसलिए अब जब हम इसमें क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो देखिए प्लस एंड है, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ भागने लगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ भाग रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ भाग रहे हैं, देखिए सारे के सारे क्या होंगे, एक तरफ भाग रहे हैं, ये देखिए, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ भाग रहे हैं, तो ये क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा। तो ये इससे भी टकराएगा, इससे भी टकराएगा, आपस में भी टकराएंगे, किसी ना किसी तरह से क्या होगा, इनकी एनर्जी वेस्ट होना चालू हो जाएगी, और वेस्ट होगी तो रेजिस्टेंस है, वेस्ट नहीं होगी तो रेजिस्टेंस नहीं है। तो कह रहा है अगर एटम ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, एटम कम होंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। देखिए करंट विल बी लेस, हमने आपको बताया ना टाइम ज्यादा लगेगा, और आपको पता है जहां टाइम ज्यादा रहेगा आई की वैल्यू कम हो जाएगी, Q अपॉन टी, मोर टाइम लेस करंट, लेस टाइम मोर करंट, चार्ज तो उतना ही फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या, एटम्स आर लेस, रेजिस्टेंस इज लेस, करंट इज मोर, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या है, ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगी, ये दूसरे से रिलेट करते हैं, ध्यान रखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच द अपोज द फ्लो ऑफ करंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें फ्लो में कोई अपोजिशन होता है, कोई विरोध होता है, कोई अवरोध होता है, तो क्या होगा, वहां पर रेजिस्टेंस होगा, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे कहता है R इक्वल टू वी अपॉन आई, इसकी एसआई यूनिट देखिए क्या है, ओम है, इसको ओम कहते हैं। ओम मैंने आपको बताया था वोल्ट अपॉन एम्पियर इज कॉल्ड ओम, या वोल्ट एम्पियर इनवर्स, तो वो क्या कहलाता है, ओम कहलाता है। ठीक है, 1 ओम को डिफाइन करते हैं, कह रहे हैं अगर सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं और 1 एम्पियर करंट फ्लो कराएं तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then resistance of the conductor is 1 ohm। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगाया, 1 वोल्ट लगाया। अगर इसमें 1 ओम करंट 1 एम्पियर करंट फ्लो करने लगे और तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो 1 ओम को डिफाइन कैसे करा जाता है, कभी कभी पूछ लेता, डिफाइन 1 ओम। तो डिफाइन 1 ओम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर किसी कंडक्टर में उसके दोनों एंड्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए और उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराएं तो क्या होगा, जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है बच्चों, कह रहा रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, वही 4 फैक्टर हैं जिनको हमने कांस्टेंट रखा था, वही 4 फैक्टर है, कोई अलग से नहीं आए, वही 4 फैक्टर हैं जिनको हमने कांस्टेंट रखा था ओम्स एक्सपेरिमेंट में, वही 4 फैक्टर यहाँ पर भी आएंगे। देखिए लेंथ, कह रहा है कि लेंथ कैसे होती है, तो बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोग जिस उम्र में हैं, बाइक तो लगभग सभी चलाते होंगे, नहीं तो बाइसिकल सभी चलाते होंगे। तो आप अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हैं, आपको 1 किलोमीटर जाना है तब लोग ज्यादा मिलेंगे, या आपको 10 किलोमीटर जाना है तो ज्यादा लोग मिलेंगे, तो आपका जवाब आएगा 10 किलोमीटर जाएंगे तो लोग ज्यादा मिलेंगे। तो लोगों का जो ज्यादा मिलना है इसका मतलब दे आर द ऑब्स्टिकल ऑन रोड, ट्रैफिक में वो लोग ज्यादा होंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जैसे ही हम कंडक्टर की लंबाई बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस की लंबाई बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस की लंबाई बढ़ाएंगे
तो कंडक्टर की लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टर की लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टर की लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो लेंथ हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया को समझते हैं, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। आप साइकिल से जा रहे हैं और आपको हाईवे मिलता है, तो आपको पता है आजकल मोदी जी ने तो बहुत बढ़िया हाईवे बना दिए। बोले क्या है, 6 लेन का, 8 लेन का, 10 लेन का, ऐसे हाईवे बना दिए। तो अब उस पे आप अपनी बाइक या साइकिल से जा रहे हो तो तेज जाओगे कि तेज धीरे जाओगे? और वही जब आप मोहल्ले वाली गली में आते हो तो क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाती है। तो वहां पे आप क्या है, चौड़ी रोड थी तो रेजिस्टेंस कम था, पतली रोड हो गई रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो जहां पे आपके, आप दिमाग में रखो बस ये बाइक वाले चीज, तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। चौड़ी रोड है रेजिस्टेंस कम है, पतली रोड है रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर क्या क्रॉस सेक्शन एरिया है, मटेरियल है। अब मटेरियल की बात करते हैं। कुछ मटेरियल अच्छे कंडक्टर होते हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर से अच्छा सिल्वर है, सिल्वर से अच्छा गोल्ड है, गोल्ड से अच्छा प्लेटिनम है। तो ये क्या, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे कंडक्टर अच्छे बनते जा रहे हैं। तो अगर आप गोल्ड लेके चलोगे और कॉपर के रेफरेंस में देखोगे तो गोल्ड वाला ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। आप सिल्वर है, गोल्ड लेके चल रहे हो तो सिल्वर वाला कम अच्छा होगा, गोल्ड वाला ज़्यादा अच्छा होगा। सिल्वर और कॉपर लेके चल रहे हो तो सिल्वर ज़्यादा अच्छा होगा, कॉपर कम अच्छा होगा। तो आप अगर इस चीज़ को समझना चाहें तो जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं आपके, चाहे लैपटॉप में हो चाहे आपके मोबाइल में हो या टैब में हो, तो इन सब के प्रोसेसर्स के पिन पॉइंट्स को, क्योंकि उसमें आप देखेंगे ऐसे पिन पॉइंट बने होते हैं, अगर देखें जैसे ये हम आप ऐसे दिखा रहे हैं ना, ऐसे ही पिन पॉइंट बने होते हैं। तो ये सारे पिन पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, गोल्ड से बने होते हैं। इसीलिए पुराने फोन्स, पुराने लैपटॉप, पुराने डेस्कटॉप, इनको खरीदने के लिए लोग आपके पास आते हैं। क्यों आते हैं, उसका रीजन यही गोल्ड होता है। तो वो इसको रिसाइकिल करते हैं, गोल्ड निकालते हैं और बेचते हैं। तो ये चीज समझ लीजिए। टेम्परेचर, टेम्परेचर की भी बात करें, टेम्परेचर जब जाड़े का टाइम होता है तो आप साइकिल तेज चला लेते हो, गर्मी का टाइम होता है तो साइकिल तेज नहीं चल पाती क्योंकि एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। या दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, आप में सबके घरों में गर्मियों के टाइम में बिजली के बिल बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? गर्मियों के टाइम पे लड़ाइयों की संख्या बढ़ जाती है, ये जनरल सर्वे है। क्यों? टेम्परेचर हाई होता है तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा, टेम्परेचर लो होगा तो लड़ाई झगड़ा भी कम होगा। तो जब ठंडियों का टाइम आता है तो लोग जल्दी नहीं लड़ते हैं, लेकिन गर्मियों का टाइम आता है तो जरा से वही गुस्सा आ जाता है और तोड़म तोड़ मचा देते हैं। तो क्या होता है, कोलिजन से स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही मटेरियल में भी होता है कि जब गर्मी का टाइम आता है तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हर मटेरियल के अंदर क्या होता है बेटा, वाइब्रेशन करते हैं एटम, एटम का वाइब्रेशन कंटिन्यूअस होता रहता है। और इन एटम के वाइब्रेशन में अगर हम देखें तो ऐसे समझ लो, एग्जाम्पल देते हैं कि अगर एक एटम इस डिस्टेंस को ठंडी के टाइम में या टेम्परेचर कम, लेस टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कहते हैं, लो टेम्परेचर में अगर ये चीज वाइब्रेशन कर रहा है और हाई टेम्परेचर में क्या होगा, ये वाइब्रेशन करने लगेगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ये हो जाती है, फर्क आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसके बीच में मान लिया कोई आ गया, उससे एक्सीडेंट हो जाएगा या कोलिजन हो जाएगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो यहाँ पे एक टिप देते हैं आपको, अगर आप अपने घर में बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो इस लॉस को कम करें। इस लॉस को कम करने का बड़ा अच्छा तरीका है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ज़्यादा देर तक मत यूज़ करें। अगर आपके एक रूम में पंखा चल रहा है तो 1 घंटे चलाएं,
और 1 घंटे बाद उसको स्विच ऑफ कर दें ताकि वो ठंडा होने लगे, तो दूसरे कमरे में जाके बैठ जाएं, वहाँ का पंखा चला लें। तो अगर आप कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे तो टेम्परेचर इसका बढ़ता रहेगा और क्या होगा, आपकी बिजली बेकार होगी, मिसयूज होगी, यूज नहीं हो रही है, खर्चा हो रही है लेकिन यूज नहीं हो रही, तो वो आपका बिजली का बिल तेजी से बढ़ाता है। तो अगर आप उसका टेम्परेचर ठंडा कर दोगे तो क्या होगा, वो चीज एनर्जी वेस्ट कम करेगी और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, आई एम एश्योरिंग यू। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। तो टेम्परेचर भी हो गया। अब यहाँ पे हमने कहा कि R जो है वो प्रोपोर्शनल होता है L के। जब R प्रोपोर्शनल L के होता है तो बच्चों ध्यान रखो, जब R प्रोपोर्शनल होगा L के तो देखिए अब इस पे क्वेश्चन आते हैं R1/R2 इक्वल टू L1/L2। अब क्वेश्चन क्या होगा, इस रिलेशनशिप को याद रखिए, ये रिलेशनशिप आपके बहुत काम आने वाला है। R1/R2 इक्वल टू L1/L2। कह रहा है कि मान लिया किसी का रेजिस्टेंस 10 ओम था, ठीक है, रेजिस्टेंस 10 ओम था, उसकी लंबाई बढ़ा करके डबल कर दी गई, तो बताइए उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखते हैं, इस चीज फैक्टर को रखते हैं, R1 की जगह पे हम रखते हैं 10, R2 की जगह पे हमको निकालना है बच्चों, L1 L हो गया, ये 2L हो गया, ये हमने क्रॉस कर दिया, R2 आ गया बच्चों 20 ओम, नया रेजिस्टेंस कितना होगा 20 ओम होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा R1 10 ओम था और लंबाई घटा करके 1/4 कर दी गई, तो बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहां पर 10 ओम है, ये हमें निकालना है बच्चों, ये है L/4, L से L कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, तो R2 इक्वल टू 10/4, इसका मतलब क्या हो गया 2.5, ये ओम आ गया। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस क्या हो गया 1/4 टाइम हो गया, हमने उसकी लंबाई 1/4 करी तो रेजिस्टेंस भी 1/4 हो गया। तो यहाँ पे देखना ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लंबाई बढ़ाएंगे, R अगर होगा तो क्या लंबाई, अगर हम L से L 2L कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, L से अगर लंबाई हम L/2 कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी R/2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये रिलेशनशिप है इसके साथ आपकी रेजिस्टेंस और लेंथ की। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया की। यहाँ पे दिखा रहा है कि एक मेट्रो है जिसमें एक डोर लगा हुआ है, कह रहा है कि ये डोर अभी छोटा सा है, अगर ये डोर बड़ा हो जाए तो ये आसानी से अंदर घुस जाएंगे, इसको धक्का नहीं देना पड़ेगा ना, इसको धक्का देना पड़ रहा है, जो धक्का देना पड़ रहा है तो क्या है कि भैया क्या है, यही तो रेजिस्टेंस है। अगर ये आसानी से अंदर चला जाए तो रेजिस्टेंस कहाँ है, लेकिन नहीं जा रहा तो धक्का देना पड़ रहा है। और वो क्यों, क्योंकि ये भैया इतनी ही जगह है, इतनी ही जगह है, ठीक है। कह रहा है इफ द डोर इज वाइडर मोर पीपल कैन इंटर, कह रहा है ज्यादा लोग जा सकते हैं, मतलब चार्ज का फ्लो बढ़ सकता है, तो नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस विल बी लेस, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन क्या है, अगर वायर इज थिकर, सिमिलरली वायर थिकर होगा, मोटा होगा, तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा सकेंगे, तो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इज लेस। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अब हम वापस चलते हैं उस पर, हेंस R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अब इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन क्या आता है, इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन और रिलेशनशिप को समझते हैं। R1 प्रोपोर्शनल टू 1/A1
R2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/A2, ये चीज है। तो इस फर्स्ट और सेकंड से हम निकाल सकते हैं, अगर हम R1/R2 करें बच्चों तो क्या आ जाएगा, A2 ऊपर चला जाएगा और A1 नीचे आ जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो ये रिलेशनशिप बनेगी और इस रिलेशनशिप को आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। तो रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, इनवर्स रिलेशन को फॉलो करता है, ये भी पूछा जाता है। और ये क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बढ़ेगा या सॉरी, अगर ये बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम ये रिलेशनशिप निकालते हैं। कहता है क्या होगा अगर किसी का क्रॉस सेक्शन एरिया आधा कर दिया जाए। कह रहा क्या होगा रेजिस्टेंस अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, ए से A/2। तो देखते हैं R1 R2 अपॉन सॉरी R1/R2 इज इक्वल टू A/2 R2 A2 है। तो यहाँ पे A से A कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू 1/2 और इससे रिलेशनशिप आ जाएगा R2 इज इक्वल टू ट्वाइस R1। मतलब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आधा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए ना। तो रेजिस्टेंस देखिए बढ़ गया, 2 गुना हुआ है। रेजिस्टेंस हमने क्रॉस सेक्शन में आधा किया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2 गुना बढ़ गया। अब हम इसी में दूसरे में करते हैं, ये क्वेश्चन इसके लिए है। अब हमने कहा किसी का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। तो 2 टाइम्स कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, R1/R2, यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं, इक्वल टू ट्वाइस A/A। ये कैंसिल हो गया, तो R1/2 इक्वल टू क्या हो गया, R2 हो गया। तो देखिए रेजिस्टेंस आधा हो गया। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम किसी का बढ़ाते हैं तो बढ़ रहा ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। देखिए रेजिस्टेंस घट गया। तो आंसर मैच करना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब ये चीज तो मैंने आपको बताई, एक एस्पेक्ट किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया का। अब क्रॉस सेक्शन एरिया के दूसरे एस्पेक्ट को भी समझते हैं, जहां पर आपको रेडियस का यूज करना पड़ेगा। जरा उसका भी खेल समझिए, जरा देखिए। यहां पे बच्चों ये पॉइंट है और इसकी रेडियस क्या है, R है। और इसको हम लेके चलें, ये क्या है, अगर ये R है और ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, D बोलेंगे, डायमीटर में। तो आपको पता है D इक्वल टू 2R होता ही है, बताने की जरूरत नहीं, डायमीटर और उसमें रिलेशनशिप। तो ये क्या होगा, एरिया क्या होगा बच्चों, एरिया क्या होगा, A इक्वल टू पाई R स्क्वायर होगा, होगा हाँ या ना, होगा ना, ठीक है। तो अब देखो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, इसलिए हम कांस्टेंट को नहीं ले रहे क्योंकि कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पाई R स्क्वायर। और इस रूल को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो क्या करता है, रेडियस के साथ विद रेडियस, क्या है ये रेजिस्टेंस, क्या होता है, विद रेडियस ऑफ कंडक्टर, रेडियस ऑफ कंडक्टर इसकी बात कर रहे हैं, इसके साथ
ये इस रूल को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो देखिए R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अंदर करते हैं। एक ये रिलेशनशिप को आपको याद रखना है, निकालना आपको बता ही दिया है हमने कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, इसको निकालने का तरीका भी देख लो। R1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R1 स्क्वायर, R2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट ये सेकंड, इसको डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड में डिवाइड कर देते हैं। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 R1 ये स्क्वायर आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ये चीज रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, ये रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश हुई है ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो अब बच्चों यहाँ पर अगर हमने ये चीज समझ ली है, तो अगर कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन रेडियस इज डबल्ड, क्या कह रहा है, रेडियस इज डबल्ड। अगर हमने किसी की रेडियस डबल कर दी है, चलो भैया कर दी, अच्छी बात है, तो क्या हो जाएगा फर्क, तो ये क्या हो गया 2r हो गया, और ये क्या हो गया r हो गया। इसका स्क्वायर किया, r से r कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 अपॉन 1। तो r1 ये है, r2 इक्वल टू r1 अपॉन 4। मतलब रेडियस अगर हम किसी की डबल करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। रेडियस डबल कर रहे हैं, वहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर रहे थे, यहाँ पे रेडियस डबल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। रेडियस अगर चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट स्क्वायर टाइम्स इनवर्सली पड़ेगा। अगर हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करेंगे तो उसका फर्क इनवर्सली पड़ेगा, ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमने किसी का रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा अगर हमने उसका रेडियस 1/2 कर दी है। तो 1/2 कर दी है तो फिर फॉर्मूला 1/2 वाला लगा देंगे। तो क्या हो गया r/2 अपॉन r का होल स्क्वायर, r से r कैंसिल, तो ये आ गया 1/4 बच्चों, r1 अपॉन r2। तो r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r1। देख लो बच्चों कि रेजिस्टेंस अगर हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया कम किया है तो रेजिस्टेंस को बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स बढ़ गया, हमने 2 टाइम्स किया रेडियस को चेंज, उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ दिया। अगर 3 टाइम्स चेंज करते तो क्या होता 9 टाइम्स फर्क पड़ता। तो ये चीज को ध्यान रखना, अगर 4 टाइम चेंज करते तो 16 टाइम फर्क पड़ता, 5 टाइम चेंज करते तो 25 टाइम चेंज करना पड़ता। तो ये चेंज हो जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ठीक है, और रेडियस में चेंज। अब आता है कि अगर हम इन दोनों को एक साथ रख लें तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को अगर हम एक साथ रख लें तो r इज प्रोपोर्शनल टू l अपॉन a हो जाता है। अगर यहाँ पर हम इसको देखते हैं तो फिर देखिए जब यहाँ पे ये कर रहे थे तो a कांस्टेंट था, क्या था a कांस्टेंट था। जब यहाँ इसको कर रहे थे तो l कांस्टेंट था, ध्यान रखो। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है दोनों वेरी हो रहा है, तो दोनों वेरी हो रहा है तो r1 इज प्रोपोर्शनल टू L1 अपॉन A1 हो गया, R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन A2 हो गया, और यहाँ फर्स्ट है बेटा, यहाँ पे सेकंड हो गया। अगर हम फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, एक रिलेशनशिप ये है, इनटू क्या आ जाएगा A2 अपॉन A1, ये रिलेशनशिप आ गई, एक ये रिलेशनशिप आ गई बच्चों। इसके बाद अगर हम यहाँ पे रेडियस की टर्म में देखेंगे तो आप देखिए R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 इनटू R2 अपॉन R1 का
होल स्क्वायर। जब रेडियस की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात होगी तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये दोनों रिलेशनशिप को हमको याद रखना है। तो आपके 4 फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला हो गया R1/R2 इक्वल टू L1/L2। दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका R1/R2 इक्वल टू A2/A1। यही तो था। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1/R2 इक्वल टू L1/L2। दूसरा फॉर्मूला था R1/R2 इक्वल टू A2/A1। इसी में दूसरा फॉर्मूला था R1/R2 इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। ये था। तो 3 फॉर्मूले ये हो गए, 2 फॉर्मूले ये हो गए, 5 हो गए। ध्यान रखिए यहाँ पे A कांस्टेंट था, यहाँ पर L कांस्टेंट था इन दोनों केसेस में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दोनों में से कोई कांस्टेंट नहीं, दोनों वेरी कर रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन बनता कैसे है? वैसे तो एक बड़ा थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है कि आपसे कह दिया जाएगा कि वायर का वॉल्यूम इतना है, हमने इसको खींच के डबल कर दिया, वॉल्यूम तो उतना ही रहना है, तो हम उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया का चेंज देखेंगे। तो V1 इक्वल टू V2 रहेगा, और हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे L1/A1 इक्वल टू L2/A2। देखिए कह रहा है कि वायर था, ये वायर था, ये वायर था बेटा, और इसको खींच के हमने डबल कर दिया, सपोज किया, और पतला हो गया। खींचने में पतला हो जाएगा ना। ये A1 था, ये L1 था, ये A2 हो गया, और ये L2 हो गया। ठीक है। और ये हमने मान लिया डबल हो गया। ठीक है, 2L हो गया। अब समझिएगा V तो कांस्टेंट रहना है, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो सकता भाई, वॉल्यूम तो उतना ही रहना है। लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई घट जाएगी, लंबाई घटाओगे तो चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल तो आपने उतना ही लिया था ना, तो उसको मटेरियल तो एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ध्यान रखना, वॉल्यूम सेम रहेगा। L1/A1 ये वॉल्यूम होता है, L2/A2। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? A2 निकालना है, क्योंकि हमको वो ही नहीं पता है। तो L इंटू A इक्वल टू 2L इंटू A2। तो A2 इक्वल टू क्या होगा? L इंटू A अपॉन 2L। ये हो गया बच्चों। तो आप देखिए L से L कैंसिल हो गया, ये आ गया A/2। बोले बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगना है। तो यहाँ पे क्या होगा? L/2L, और ये क्या होगा? A/2 अपॉन कितना हो गया? ये A/2 हो गया, और ये A हो गया। A से A कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया। तो R1/R2 जब हम निकाल रहे होंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 कहाँ जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4। तो R1/R2 ये हो गया। तो क्या होगा? R2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1। मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। किसका? अगर हम उसकी लंबाई को बढ़ा दें और वॉल्यूम सेम रखें, तो ये चेंज जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो लोग कंपटीशन करेंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो लोग कंपटीशन नहीं करेंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया, ये आपकी बुक में कहीं नहीं मिलेगा। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ये मत कहें कि गुरुकुल में पढ़े हैं और हमको नहीं आता, तो आई डोंट लाइक। ठीक है बच्चों, तो यही चीज हम आपको यहाँ पर करके दिखाएंगे। ये जो रिलेशनशिप आया है यहाँ पर, ये है, इसको बोलते हैं रो। दिस इज कॉल्ड रो। ये रो क्या होता है?
ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर। इन तीनों पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, इन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन इट डिपेंड्स 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 ऑन मटेरियल। अगर हमने मटेरियल चेंज कर दिया है तो भैया ये अपने आप चेंज हो जाएगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो इन दोनों को मिलाकर के क्या होता है, ये बन जाता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर अगर R इक्वल टू रो एल अपॉन ए आता है तो उसको समझते हैं, यहाँ पे रो इक्वल टू आएगा R A अपॉन एल, R A अपॉन एल, ये आता है बच्चों। ध्यान रखो अब क्या होता है, यहाँ पे हमने रो लिखा नहीं, ये ठीक है, ये रो है, ये स्पेसिफिक कंडीशन में रेजिस्टेंस है। अगर हमने मान लिया A इक्वल टू 1 यूनिट या 1 मीटर स्क्वायर, एक ही बात है, और L इक्वल टू 1 यूनिट या हमने इसको कह दिया 1 मीटर, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो रो इक्वल टू आर आ गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इस स्पेसिफिक कंडीशन में रो के बराबर होगी। तो किसी भी मटेरियल का रो निकालने का ये तरीका है, किसी भी मटेरियल का ये रो निकालने का तरीका है कि हम उसकी रो की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस when cross section area of the conductor is 1 unit and the length is 1 unit। तो इस कंडीशन में वो रो रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस और रो दोनों की यूनिट अलग अलग है, वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। इसको रो को हम नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। तो रो को हम रेजिस्टिविटी की बोलते हैं। तो ये रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की। तो ध्यान रखिए रेजिस्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। तो पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस ऑफ द, पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो इक्वल टू R A अपॉन एल, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर रो इसकी यूनिट निकाल रहे हैं, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, रो की यूनिट आ जाएगी रो मीटर, रो मीटर, ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर, ओम रेजिस्टेंस हो जाता है। और कैसे निकालिए जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पर रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये है, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी, इसकी क्या यूनिट होगी, मीटर होगी। इससे इसको काट देंगे तो ये क्या आ जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। ध्यान रखिए ये इस तरह से निकालिए। क्लियर? तो यहाँ पर ये आ गया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ पे देखिए एक सर्किट दिखाया गया है, ये ए और बी दो पॉइंट हैं जिनके बीच में हम डिफरेंट मटेरियल लगाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, करंट ऑन है। देखिए यहाँ पर हमने कहा था बीच में डॉट होता है तो करंट ऑन होती है। ये हमने कॉपर वायर लगाया, जब कॉपर वायर लगाया देखिए इसकी वैल्यू 30 आ रही, ये दिखा रहा है, ये एम्पियर है, देखिए क्या है, एम्पियर है, ध्यान रखिएगा। फिर हमने इसको हटाया, हमने दूसरा वायर लगाया एल्युमिनियम वायर, देखिए 20 पे आके रुक गया, 20 एम्पियर करंट।
हम बैटरी नहीं चेंज कर रहे हैं, लेकिन करंट चेंज हो रही, देखिए करंट चेंज हो रही है। फिर हमने क्या किया, इसको हटाया, फिर हमने क्या लगाया, यहाँ पे ग्लास रॉड लगा दी थी। ग्लास रॉड में डेविएशन नहीं के बराबर है, कंडक्टिविटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने लगा दिया, रबड़ लगा देते हैं। तो रबड़ में क्या है, फिर वही का वही कांटा अटका हुआ जीरो पे, कोई चीज नहीं, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हो रही है। तो क्या, रेजिस्टिविटी इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये क्या है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की बच्चों। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। जैसे मैंने आपसे बोला कि जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी, जितना खराब कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। On what factor the resistance of the conductor depends। क्वेश्चन पूछा गया है आपका एग्जाम में, तो आपको वही 4 फैक्टर बताए हैं। आपको याद होगा लेंथ, आपको बताया था क्रॉस सेक्शनल एरिया, थिकनेस, मटेरियल कौन सा है, और साथ में टेम्परेचर। ये 4 चीजें होती हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ डज द रेजिस्टेंस वायर चेंजेस व्हेन द लेंथ इज ट्रिपल्ड। तो अगर आपको याद है लेंथ ट्रिपल है तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, एल था। जब ये एल था तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, L1 अपॉन L2। L कितना है, ये था, कितना कर दिया, ट्रिपल कर दिया बच्चों, ये चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, 1/3। तो R2 इज इक्वल टू 3R1, क्या आ गया, 3 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर लेंथ ट्रिपल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना होगा। कह रहा डायमीटर इज ट्रिपल्ड, यहाँ पे वर्ड डायमीटर यूज कर रहा है। तो आपको याद होगा R इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप बताया था। तो अगर किसी का D 2R के बराबर है तो D/2 करेंगे। अगर हम इसको आधा कर देंगे, D/2 करेंगे, D/2 करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 D1R1 D1 आधा किया तो क्या होगा, R1/2 ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसी रिलेशनशिप को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, ये रिलेशनशिप है। तो R1 अपॉन R2, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ट्रिपल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रिपल। यहाँ पे 3 गुना कर दिया गया ना, तो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे करें, R1 जो चेंज कर दिया गया है 3R1 कर दिया, ट्रिपल कर दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्या हो जाएगा, ये 3R1 हो गया अपॉन R हो गया, ये इसका स्क्वायर किया, ये चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो गया, जो किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा, R1 अपॉन R2, और R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन 9। तो 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायमीटर ट्रिपल लें तो क्या होगा, रेजिस्टेंस 1/9 स्क्वायर टाइम्स है, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है बच्चों। द मटेरियल इज चेंज हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स। तो आप देखो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इसका मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है। तो R1 रो 1, R2 रो 2, तो क्या हुआ, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रो 1 अपॉन रो 2। ये क्या है, रो 1 अपॉन 3 रो 1, इससे कैंसिल हो गया। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो क्या होगा, R2 इज इक्वल टू 3
3r1 ये आ गया, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका ये तीनों क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर है। इसको हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। R1 ρ1 अपॉन A1, ये देखिए L प्रोपोर्शनल है, ट्रिपल रेजिस्टेंस ऑल्सो ट्रिपल, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 अपॉन d स्क्वायर। तो ये आ गया, आपके पास क्या होगा 1/9 टाइम्स, यही निकाला था आंसर। R इज प्रोपोर्शनल टू रो, अगर ये 3 गुना होगा तो रेजिस्टिविटी भी 3 गुना हो जाएगी। ये भी आपकी समझ में आ गया कि इस तरीके से चेंज होता है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। Will the current flow more easily through the thick wire? या thick wire, दरवाजा छोड़ा, रोड चौड़ी, आसानी से करंट, वायर चौड़ा, आसानी से करंट, मूवमेंट आसानी से जहां होगा जहां पे चौड़ाई होगी। तो यहाँ पे चौड़ाई है तो आंसर सही है, यस। देखिए 1/8। तो ये क्वेश्चंस मैंने बच्चों आपको कराए हैं, तो आशा है आपको समझ में आए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हैं, तो आप भी उन लोगों के लिए एफर्ट कर लीजिए जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है। तो हमारे वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग पढ़ सकें, सभी लोग अच्छे हो सकें, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक क्राइम रहेगा। और इसको कम करने का आपके पास बेहतर टूल है, आप हमारे इस चैनल की पहुंच लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारे ये एफर्ट नेशनल ग्रोथ में काम आए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और लोगों की तक हमारी रीच पहुंचाएंगे तो बहुत लोगों का भला होगा। फिर से लास्ट में हम आपको बता दें, ये हमारे कनेक्ट हैं जहाँ पे आप टेलीग्राम पे भी मिल सकते हैं, आप हमसे इंस्टा पे भी मिल सकते हैं, आप हमसे यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं, आप हमसे फ़ोन पे भी मिल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है आप मेल भी कर सकते हैं, आप हमसे भी मिल सकते हैं। ये हमारा एड्रेस है जहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है, तो आप हमसे इस तरह से मुलाकात कर सकते हैं और मिलने का सिलसिला जारी रखें, टच में रहें और अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करें। मैं आपके हर काम में पढ़ाई के और किसी नहीं, पढ़ाई के काम में आपके साथ खड़ा हूँ। आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मैं आपके लिए हेल्प दूंगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन दूंगा जरूर। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा।